नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, आज की वीडियो एक कोलैब वीडियो है महेश आर्या यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आज की कहानी आपको महेश आर्या जी सुनाएंगे। यह भी मेरी तरह ही काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग हॉरर कहानियाँ सुनाते हैं अपने चैनल पर। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ, जो कि आप सभी को सुनाएंगे महेश आर्या जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त आप मेरी आवाज अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं और आज मैं आपको 3 कहानियों से रूबरू करवाऊंगा जो कि एक ही इंसान ने भेजी है। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु चौहान है, लेकिन आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल ये बात आज से लगभग 2 महीने पहले की है। मेरा दोस्त, जिसका नाम शाश्वत है, वो अपने घर वालों के साथ अपने किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था। दूसरी तरफ ठीक उसके दादा दादी घर पर ही थे। वैसे तो उन्होंने सोचा कि वो लोग रात के 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन सारे लोग कोरोना के कारण काफी वक्त के बाद मिले थे, तो वो सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। आखिरकार रात के 9 बज चुके थे और उसके दादा दादी घर पर ही उनका इंतजार कर रहे थे। बातों ही बातों में शाश्वत के पिताजी की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उन्होंने जब समय देखा तो रात के 10 बज गए थे और ये सब देखकर वो एकदम से खड़े होकर सबको कहने लगे, चलो अब हम घर निकलते हैं, काफी समय हो चुका है, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद वो लोग अपने घर के लिए निकल पड़े। वो लोग आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे कि अचानक उनकी बाइक पंचर हो गई। रात का सन्नाटा था, रोड भी बिल्कुल शांत और सुनसान थी। फिर शाश्वत के पिताजी थोड़ा परेशान से हो गए कि एक तो वो लोग पहले ही काफी लेट हो चुके थे, दूसरी तरफ उनकी बाइक भी बीच रास्ते में पंचर हो गई थी। ऊपर से इस सुनसान रास्ते पर कोई भी नहीं था। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन वहां न बंदा था न बंदे की जात। आखिरकार वो किससे मदद मांगते? शाश्वत के पिताजी ये मन में सोच ही रहे थे कि जब वो लोग सुबह आए थे तो यहां पर एक चाय वाले के अलावा कोई भी दुकान नहीं थी और ठीक इस रोड पर उस दुकान वाले के अलावा और कोई भी नहीं था। ये सोचते हुए उन्होंने इधर उधर देखा तो एक जगह उनकी नजर रुक पड़ी। उन्होंने देखा कि 2 औरतें रोड के किनारे बैठकर कुछ सामान बेच रही थी। मेरे दोस्त के पिताजी उनके थोड़ा करीब गए, ये देखने के लिए कि ये आखिर इतनी देर रात भला क्या बेच रही होंगी। यही सोचकर जब वो उनके पास जा रहे थे तो उन दोनों औरतों की नजर उनके पिताजी पर पड़ी। वो दोनों औरतें उनके पिताजी को देखकर अचानक से हंसने लगी। इसी असमंजस में उसके पिताजी ने जो देखा वो देखकर वो काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार भी था। उन्हें अपने परिवार को भी संभालना था। जब वहां पहुंचकर उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि उन दोनों औरतों पर सर ही नहीं था। ये सब देखकर उसके पिताजी समझ चुके थे कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि बिना सर वाली चुड़ैल है और इस वक्त ये एक छलावा है जो हमें छलने की कोशिश कर रही है। उसके पिताजी ने चुपचाप शाश्वत और अपनी बीवी को इशारे में वहां से भागने को कहा, जिसके बाद ही उन तीनों ने वहां से भागना शुरू किया और ठीक भागते भागते वो उस चाय की दुकान पर जाकर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। उस वक्त उन लोगों की शक्ल पर जो डर था वो देखकर चाय वाला सब कुछ समझ गया था। वो जान चुका था कि इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। यही सोचकर उस चाय वाले ने पूछा, लगता है बाबूजी आप भी वो छलावा देख कर आ रहे हो। शाश्वत के पिताजी ने पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? बाबूजी, दरअसल यहाँ 2 औरतों को चुड़ैल समझकर जला दिया था, तभी से उनकी आत्मा भटकती है। हम तो उस रास्ते की तरफ देखते तक नहीं और अंधेरे में तो कोनो यहाँ दिखता ही नहीं। हाँ, पर आप जैसे लोग महीने में 1-2 बार दिख जाते हैं। अब आप बिल्कुल सेफ हैं, जाइए साहब घर जाइए।
तो दोस्तों देखा आपने, ये छलावे अक्सर इंसान को अंदर तक डरा कर रख देते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता, ये कभी भी किसी भी समय आपके सामने आ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों हमारी आज की ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। मैं कुछ 2 दिन पहले अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था। वहां जाकर एक दोस्त ने मुझे पुराने वक्त की याद दिला दी। ये बात तब की है जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ाई करता था। तब कोरोना का कोई भी डर नहीं था। अब मैं 8वीं कक्षा में हूं। उस समय मैं अपनी पूरी क्लास में पॉपुलर था और जो मेरा फ्रेंड्स ग्रुप था वो भी काफी मशहूर था। वैसे मेरे दोस्तों का नाम, जिनमें शाश्वत, रुद्र, अजय, प्रियांशु और समीर थे, हमारे ग्रुप में कम से कम 6 या 7 लोग थे। तो ठीक एक दिन समीर ने स्नैपचैट पर एक प्रोफाइल देखी जिसका नाम बेबी डॉल था। नाम पढ़कर समीर को लगा कि शायद ये किसी खूबसूरत लड़की का अकाउंट होगा। ये देखकर वो उसके साथ मैसेज में चैट करने लगा और दोनों बातों ही बातों में धीरे धीरे हॉरर की तरफ बढ़ने लगे। एक दिन बेबी डॉल ने एक गेम चैट टाइप करके भेजा जिसको वो स्नैपचैट गेम बता रही थी। ठीक इसके अगले दिन समीर हमें स्कूल में मिला तो उसने हम सबको लॉकर रूम में मिलने को कहा। फिर जब हमारी रिसेस हुई तो हम सब समीर से जाकर मिले। वहां पहुंचकर उसने हमें वो बेबी डॉल और उसके द्वारा भेजी गई वो गेम का चैट उसने हम सभी को दिखाया। दिखाने के साथ साथ उसने हमसे खेलने को कहा। हम सबने भी उसकी बात मान ली। हमारी बात मानते ही समीर ने हमें उस गेम के रूल समझाना शुरू कर दिया, जिसमें पहला ये था कि हमारा एक बड़ा सा ग्रुप होना चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग हो। दूसरा ये कि उस ग्रुप में सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। तीसरा, सबको गेम खेलते वक्त काले कपड़े पहनने हैं। वैसे गेम इस चीज पर भी थी कि हम घर बैठे बैठे किसी का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। बस हमें जिसके घर पर दस्तक देनी है उसके लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो उस आदमी की कोई वस्तु, दूसरी हमारी जगह से उसके घर तक का एक नक्शा, तीसरा और सबसे अहम, उस घर के दरवाजे की फोटो होनी चाहिए। साथ ही इस गेम का 5वां और आखिरी रूल ये था कि इस गेम में एक कैप्टन होगा। लेकिन गेम की शुरुआत में हम सभी को उस नक्शे को करीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से देखना होगा और सबको एक दूसरे का हाथ एक के बाद एक करके पकड़ना होगा। और ठीक जैसे ही सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो फिर सबको हाथ छोड़कर अपना दायां हाथ ऊपर करना है, सिवाय कप्तान को छोड़कर। इसके बाद फिर सबको ऐसा सोचना है कि वो उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। साथ ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो कप्तान का हाथ अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरे गेम की जानकारी। तो फिलहाल जब हमने ये गेम खेली तब क्या हुआ, आइए मैं आपको बताता हूं। वैसे तो सब गेम खेलते, लेकिन मेरी माताजी को नाइट ड्यूटी पर जाना पड़ा, इसलिए मुझे अपनी 9 साल की बहन का ध्यान रखने के लिए घर पर ही रहना पड़ा। लेकिन मेरे बाकी के दोस्त सब के सब मजे कर रहे थे, इसीलिए मुझे गेम खेलने का काफी ज्यादा मन हुआ। मैंने अपनी बहन को बेड पर चुपचाप सुलाया और अपने लैपटॉप से एक वीडियो कॉल किया। उस वक्त सब लोग गेम खेलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी मैंने अजय से पूछा कि गेम शुरू हो गई क्या। उसने कहा अभी नहीं, 10 मिनट में 12 बजेंगे तब गेम शुरू हो जाएगी। मैंने अजय से कहा कि ठीक है, मैं भी तब तक काले कपड़े पहनकर आता हूँ। मैं तुरंत ही काले कपड़े पहनकर आया। उस वक्त 12 भी बज चुके थे। उसी वक्त सब के सब गेम खेलना शुरू कर चुके थे। पहले के कुछ स्टेप्स तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब सबके हाथ ऊपर करने का स्टेप आया तभी गड़बड़ी हो गई। अचानक मैंने देखा कि वहां उन्होंने मुझे छूना था, क्योंकि मैं तो घर पर ही था, लेकिन उन्होंने मुझे म्यूट किया हुआ था, तो मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सका। मैं बस उन्हें देखता जा रहा था। मैंने देखा कि अजय की हालत आगे बढ़ने की वजह से बिगड़ती जा रही थी। उसकी पुतलियां काली से सफेद हो गई थी और अचानक से अजय का हाथ ऊपर हुआ और उसने 3 बार मेरे घर पर दस्तक दी। वो दस्तक सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि वो मेरे घर पर ही आ रही थी। मैं चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। वैसे जहां मेरा कमरा है वहां से नीचे का दरवाजा और उसके आसपास का एरिया
अच्छे से दिखाई देता है। मैंने नीचे की तरफ देखा तो वहां पर तो कोई भी नहीं था, लेकिन मैं सच कहूं तो काफी ज्यादा डर चुका था। मैंने डरते हुए वो वीडियो कॉल बंद किया और चुपचाप सो गया। जब मैं अगले दिन सुबह उठा और ठीक स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकला ही था, ठीक उसी वक्त मुझे ये समझ आ गया था कि ये सब एक प्रैंक था। और फिर उन्होंने कैसे मेरे दोस्त को भेजकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देने को कहा होगा। शायद उन्होंने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, जब मैं स्कूल पहुंचा तो इससे पहले मैं अपने दोस्तों से कुछ कहता कि मैंने देखा कि सब साथ में डरे सहमे बैठे हुए थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि हमें मालूम नहीं था कि ये ऐप इतनी आगे पहुंच जाएगी। हम सब तो एक दूसरे को देखकर ही डरने लग गए थे। आज के बाद हम कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं करेंगे जिससे कि किसी को नुकसान हो। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी इनकी दूसरी कहानी। हालांकि इनकी कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसी तरह की एक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वायरल भी हो गई थी, जिसको बाद में प्ले स्टोर से हटा ही दिया गया था। अगर आप सभी को उस ऐप का नाम मालूम हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं चलता हूं इनकी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी भी मेरे स्कूल टाइम की है। जब हमें समर वैकेशन की छुट्टियां पड़ने वाली थी तो हमने सोचा कि क्यों ना उससे एक दिन पहले सारे दोस्त मिलकर आपस में पार्टी कर लेते हैं। तो हमने ठीक ऐसा ही किया। पूरे दिन हमने पार्टी की और रात के वक्त पुराने दिनों को याद करने लगे। वैसे मैंने आपको अपनी पिछली कहानी में अपने फ्रेंड ग्रुप के बारे में बताया था, तो वही सब लोग पार्टी में शामिल भी थे। लेकिन हमारी बातचीत धीरे धीरे हॉरर की तरफ चली गई। बात करते करते बात निकली एक हवेली की, जो हम सभी के पैदा होने से पहले से ही बंद थी। लेकिन जो उस समय के लोग थे वो उस हवेली को लेकर बातें किया करते थे। एक दिन हम सभी ने सोचा कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जो कि लोग उसके बारे में इतनी चर्चाएं करते हैं। हम सभी ने मिलकर सोचा कि चलो वहां जाकर पता लगाते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हम सब के सब उस हवेली की तरफ चले गए। वहां जाकर हमने देखा कि उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन हमने कूदकर उस दरवाजे को पार कर दिया था। दरवाजा पार करने के बाद हमें एहसास हो चुका था कि अभी भी हम घर के बाहर ही हैं। हम ये सोच ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की पर एक पत्थर फेंका, जिसके कारण खिड़की पर लगा हुआ शीशा एकदम से टूट गया। हम सब के सब नीचे बैठ गए। हमें डर लग रहा था कि कहीं कोई हमें देख ना ले। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब हमें ऐसा लगा कि किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई थी, तो हम सब उस खिड़की के अंदर चले गए। वहां अंदर जाकर जो हमने देखा वो कसम से देखने लायक था। वहां जगह जगह खून के धब्बे और मकड़ी के जालों से दीवारें भरी हुई थी। लेकिन जब हम बेडरूम में गए तो वहां हमें बहुत अच्छी सुगंध आई। न जाने क्यों, पर उस कमरे में सब कुछ बिल्कुल नया सा लग रहा था। ये देखकर हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हम सच में देख रहे हैं या आंखों का धोखा, क्योंकि पूरे घर को तो जालों ने घेर रखा था। तो आखिर ये कमरा किसका था? सच कहूं तो हमें वहां किसी के होने का एहसास होने वाला था। हम इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमें जोरों से कुछ पायलों की आवाज सुनाई थी। कसम से उस वक्त हम सब के सब एकदम चुप हो गए। उस आवाज को सुनने के बाद मेरा एक दोस्त तो बेहोश होने के हालत में हो गया था। इसके आगे हमें कुछ भी नहीं जानना था। बस हम उस घर से बाहर निकलना चाहते थे। वो तो ऊपर वाले का शुक्र था कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अब न जाने वो क्या था, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वो आवाज बहुत क्लियर थी, जिसकी वजह से मेरा एक दोस्त जिसका नाम जय है, उसे करीबन 3-4 दिन तक काफी तेज बुखार आया। फिलहाल हम सब अपने घर आ गए थे और घर आने के बाद हम सब ने यह फैसला किया कि हम ये सारी बात अपने घर पर बता देंगे। और हमने किया भी कुछ ऐसा ही। वो तो अच्छा हुआ कि हमने समय पर सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से मेरे दोस्त के घर वाले उसे किसी दरगाह ले जाकर उसका इलाज करवाया। वहां पर पहुंचकर मौलवी जी ने बताया कि जो आवाज तुमने हवेली में सुनी थी, वहां पर किसी ने कई साल पहले एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को मना कर दिया। तो उस लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की का खून कर दिया था।
जिसके बाद उनकी पूरी फैमिली वो घर छोड़कर कहीं बाहर शिफ्ट हो गए। तब से लेकर अब तक वो घर बिल्कुल बंद पड़ा है। दोस्तों सच कहूं तो ये बात सुनकर उन्होंने हमारे शक को बिल्कुल यकीन में बदल दिया था। दोस्तों मौलवी जी की इन सब बातों को सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारा शक अब यकीन में बदल चुका था। क्योंकि एक के बाद एक कई भेद खुले थे। मेरे दोस्त का बीमार हो जाना और मौलवी जी का इस घटना के बारे में बताना, ये वाकई हमारे लिए बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात थी। खैर फिलहाल मेरा दोस्त अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम बचपन में नादानी के चक्करों में ऐसे कई काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिसकी सजा फिर हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी भुगतनी पड़ सकती है। ये तो अच्छा हुआ कि उस आत्मा ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर कहीं ना कहीं दोस्तों हर बार ऐसा ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसीलिए हमें कभी भी ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों यही थी वो 3 कहानियां। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से जुड़ना चाहता हूं। बाकी ये मेरी कहानी का एक छोटा सा नमूना है, पर अगर आपको वाकई ये कहानी अगर पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं। आपको ऐसी ढेर सारी कहानियां मिलेंगी जो कि मैं आप सभी के लिए लगातार लाता रहता हूं। दोस्तों इसके बाद मैं मिलूंगा आपको सिर्फ अपने चैनल पर। चलता हूं, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। आज की कहानी मुझे बिहार से सुमन जी ने भेजी है। मैं आप सभी को बता दूं, जब सुमन जी मुझे यह कहानी बता रही थी तो उनको यह कहानी मुझे बताते वक्त रोना आ गया। सुमन जी और मेरी कॉल पर ही बात हुई थी इस कहानी को लेकर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज की कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो अब मैं आप सभी को कहानी सुमन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सुमन है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं आप सभी को यह नहीं बता सकती कि मैं बिहार में कहाँ रहती हूँ और कौन से गांव में रहती हूँ। आप सभी ने सही सुना, जैसा कि स्टार्टिंग में अनुराग जी ने बताया कि मुझे यह कहानी बताते वक्त कॉल पर रोना आ गया था। आई भी क्यों ना, क्योंकि इस घटना ने मेरी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। तो यह घटना है साल 2014 की और मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मेरे से छुपकर बातें किया करते हैं। एक बार मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक किया तो मुझे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के कुछ प्यार भरे मैसेज दिखाई दिए। ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता नहीं था अपने हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। शादी करने से पहले हम दोनों ने अपने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था एक दूसरे को, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो शादी के बाद। पर अचानक ही शादी के 6 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करने लगे। उन्होंने तो मुझे बताया था कि एक्स गर्लफ्रेंड से उनकी इतनी बनती नहीं थी और वह उन्हें इतना पसंद भी नहीं करते थे, तो फिर अब वह शादी के बाद अपनी एक्स से क्यों बात कर रहे हैं। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में पूछना चाहा। काफ़ी दिनों से मैं इस बात को इग्नोर कर रही थी। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वह बोले, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता मेरे और उसके बीच में बोलने का। मैं अपने हस्बैंड की यह बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि वह इस तरह मेरे से कभी बात नहीं किए थे। पर अचानक ही वह ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि जब से वह अपनी एक्स से बात करना शुरू किए हैं तब से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। फिर एक दिन रात को जब मेरे हस्बैंड काम से वापस घर आए तो मैं उनसे लड़ने लगी। मैंने बोला कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करना छोड़ दो, वरना मैं तुमको छोड़ दूंगी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, छोड़ दे, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू मुझे छोड़ दे और मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चला जाऊँगा। मैं अपने हस्बैंड की यह बात सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगी और उनसे बोलने लगी कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो वह बात को पलटते हुए बोले, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मुझे अपने हस्बैंड की कभी कभी काफ़ी कुछ ऐसी हरकतें थोड़ी अजीबोगरीब लगती थी। जैसे कि एक बार मेरे साथ रात के वक्त वो सो रहे थे तो उनको न जाने ऐसा क्या हुआ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगे और मेरा नाम पुकारने लगे, सुमन सुमन प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, यह लड़की मुझे मार डालेगी। मैं अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनकर फ़ौरन उठी और जब मैं देखती हूँ उनकी तरफ तो वह छटपटा रहे होते हैं और उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ रहता है।
बस वह जोर जोर से मेरा ही नाम पुकार रहे थे और बोल रहे थे कि सुमन मुझे बचा लो। मैंने फ़ौरन उनके हाथ पैर मलने शुरू कर दिए, तब जाकर उनको थोड़ी राहत मिली और मैं फ़ौरन उनके लिए पानी लेकर आई। मैंने उनको पानी पिलाया और वह फ़ौरन मेरे गले लग गए और बोले कि सुमन पता नहीं मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है, मुझे रात को अजीबोगरीब सपने आते हैं और साथ ही यह भी बोलते हैं कि सुमन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी ऐसी हालत देखकर तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊँगी। फिर अगली सुबह होते ही उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है और अब वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मेरे ही सामने बात कर रहे थे और वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बोल रहे थे कि वह उससे बहुत प्यार करता है। जब मैंने इसका विरोध किया कि कल रात तो आप मुझसे इतनी प्यारी बातें कर रहे थे और आज फिर तुमने यह सब शुरू कर दिया, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कौन बोला कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तो बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ही प्यार करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली रात मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, तो ऐसा उनके साथ अक्सर हर रात होने लगा और यह दिन पर दिन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं समझ चुकी थी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। रात में मेरे हस्बैंड का व्यवहार कुछ रहता और दिन में कुछ और। मैंने इस बारे में सब कुछ अपनी पक्की दोस्त को बता दिया और उससे इस समस्या का हल पूछा, तो मेरी दोस्त ने फ़ौरन बोला कि यह कोई ऊपरी चक्कर है। मेरी दोस्त बोली शायद तेरे हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड ने तेरे पति के ऊपर काला जादू किया है, उसने तेरे हस्बैंड को वशीकरण में फंसा लिया है। मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को, वह इन सब मामले में किसी भी हद तक गिर जाते हैं, यहाँ तक कि वह अपने माँ बाप को भी खत्म कर देते हैं किसी दूसरी लड़की के लिए। जब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तो वह बोली कि तैयार रहियो, जब तेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे तो मैं तुझे लेने आऊंगी। मैं बोली हम कहाँ जाएंगे, तो मेरी दोस्त बोली कि तू बस मेरे साथ चलना, बाकी मुझे वहाँ जाकर पता चल जाएगा। जब अगले दिन मेरी फ्रेंड मेरे घर आई तो वह मुझे एक बाबा के पास लेकर गई, तो वहाँ पहुंचकर हमने बाबा को यह सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आपको या तो अपने हस्बैंड को साथ लाना पड़ेगा या तो उनकी कोई फोटो साथ लानी पड़ेगी। तो हम उस वक्त वहाँ से वापस अपने घर आ गए। मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर अपने घर चली गई। जब रात के समय मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने उनसे इस बारे में बोला और थोड़ा झूठ बोलकर कहा कि कल हमें किसी बाबा के पास जाना है, कुछ काम है। क्या काम है वह मैंने उन्हें नहीं बताया, तो वह साथ चलने के लिए मान गए। अगले दिन मेरी फ्रेंड भी आई और मेरे हस्बैंड भी रेडी थे चलने के लिए। तो जब हम तीनों लोग बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने जब मेरे हस्बैंड को देखा तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से उनका नाम पूछा। उन्होंने बता दिया। बाबा ने एक कागज पर उनका नाम लिखा और उसे एक कटोरी में डाल दिया जिसमें पहले से ही आधा भरा हुआ पानी था। नाम लिखे कागज को जब उन्होंने उस कटोरी में से बाहर निकाला तो उनके नाम के ऊपर नीले रंग से कटे होने का निशान आ गया और बाबा बोले कि किसी बुरी शक्ति का साया है। फिर बाबा मेरे हस्बैंड को दूसरे कमरे में ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बिठाया और उनके दोनों हाथ अपने हाथ में रखकर कहा कि अपनी आंखें बंद करो और शांत बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूं तब तक अपनी आंखें मत खोलना। बाबा और मेरे हस्बैंड ऐसे आधे घंटे तक बैठे रहे और उसके बाद जब आधा घंटा बीत गया तो बाबा ने बोला आंखें खोल दो। तो मेरे हस्बैंड ने आंखें खोल दी। उसके बाद बाबा ने जो बताया उसे सुनकर हम सब के सब हैरान हो गए। बाबा ने मुझे और मेरे दोस्त को बताया कि आपके हस्बैंड के ऊपर किसी लड़की ने जिन्नात को भेजा है जो आपके पति के ऊपर वशीकरण कर रहा है उस लड़की के लिए। और फिर बाबा बोले यह कोई ऐसा वैसा जिन्न नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली जिन्नात है। इस जिन्नात को सिद्ध करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं भी आज तक ऐसे जिन्नात को सिद्ध नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ऐसे जिन्नात को सिद्ध करने के लिए काफ़ी सालों की मेहनत लगती है और जिस लड़की ने यह वशीकरण क्रिया करवाई है उसने इसके लिए काफ़ी भारी कीमत चुकाई होगी उस मौलवी या तांत्रिक को, या हो सकता है उसने अपने जिस्म को भी बेच दिया होगा। तो हमने बाबा से पूछा कि हमें इसका हल बताइए। तो बाबा बोले कि आपकी मदद या तो वह लड़की कर सकती है जिसने यह सब किया है या तो जिस बाबा के द्वारा उस लड़की ने यह सब करवाया है तो वही बाबा आपकी मदद कर सकता है। तो मैंने पूछा बाबा हमें उस तांत्रिक बाबा के बारे में कैसे पता चलेगा जिससे उस लड़की ने यह सब करवाया है। तो बाबा बोले मैं इसका पता लगा सकता हूँ। तो हम बोले कैसे? बाबा बोले कि अपने हस्बैंड को फिर से मेरे साथ कमरे में भेजो। तब बाबा ने मेरे हस्बैंड के ऊपर उस जिन्नात को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो बाबा ने उस जिन्नात से उसको भेजने वाले तांत्रिक बाबा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। दोस्तों वैसे मैं आप सभी को बता दूं
यह जितने भी तांत्रिक लोग या बाबा लोग होते हैं वह एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं कि किसने क्या कराया है और यह जिन्नात आत्मा किसने भेजा है किसके ऊपर। अगर यह एक दूसरे के बारे में बता देंगे तो उनकी आपस में लड़ाई हो सकती है, इसलिए वह लोग नहीं बताते हैं। पर यह बाबा ने हमारी मदद की और हमें सब कुछ बता दिया उन बाबा तांत्रिक के बारे में, ताकि हम इस समस्या का हल निकाल सकें। बाबा से हमने उन दूसरे तांत्रिक बाबा का एड्रेस लिया और हम वहां से चले गए। मेरे हस्बैंड मेरे से बोलते हैं तुम क्या कर रही हो, मेरे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है क्या? तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ हाँ तुम्हारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। हम जब उन तांत्रिक बाबा के एड्रेस पर पहुंचे तो वहाँ पर बाबा नहीं थे। पहले तो मैंने सोचा कि सीधा जाकर अपने हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड से बात करूं, पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि तुम उससे जाकर कोई भी बात नहीं करोगी। हमने कई बार उन बाबा के एड्रेस पर जाकर देखा पर वह कभी हमें नहीं मिलते थे। तो अब मैंने कठोर फैसला उठाने का सोच लिया था। मैं अब की बार किसी और तांत्रिक के पास गई, वह भी अकेले ही, बिना अपने दोस्त को बताए, क्योंकि यह मेरे हस्बैंड और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। जिस नए तांत्रिक के पास मैं गई थी उन्होंने मुझे बताया कि वह जिन्नात जो मेरे पति के ऊपर है मैं उस जिन्नात को तुम्हारे ऊपर ला दूंगा, क्योंकि वह जिन्नात तुम्हारे पति का पीछा तभी छोड़ेगा जब वह तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम्हें अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। वह जिन्नात तुम्हारे ऊपर 4 साल तक रहेगा और वह तुम्हारे साथ गलत काम करेगा। तो दोस्तों मैंने उस जिन्नात को अपने पति के ऊपर से हटवा कर खुद के ऊपर बुलवा लिया था। फिर वह जिन्नात कम से कम 4 से 5 साल तक मेरे साथ रहा। जब मैंने यह काम उन तांत्रिक से करवाया उस दिन के बाद से मेरे पति अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात नहीं करते हैं और मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। पर दोस्तों मैंने जो 4 से 5 साल तक कष्ट सहा वह मुझे लगता नहीं कोई सह पाएगा अपने पति के लिए। उस जिन्नात ने मुझे इतने सालों में बहुत बीमार कर दिया था। मैं बहुत पतली हो चुकी थी। रात के वक्त कभी कभी वह जिन्नात मेरे साथ गलत काम भी करता था, पर यह सब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह मेरे पति के भलाई के लिए ही हो रहा था। अब 2021 चल रहा है और अगर आज की बात करें तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत खुश हैं और हमारी एक बेटी भी है। जो जिन था मेरे ऊपर उसका समय पूरा हो गया था और वह चला गया, क्योंकि उसने तांत्रिक और मुझे वचन दिया था कि वो 4 साल बाद खुद ही मेरा शरीर छोड़ देगा। तो दोस्तों यह थी सुमन जी की कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको भी मुझे अपनी कहानी भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं, तो मैं उन पर भी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।